हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करंट एजुकेशनल हब। आज मैं फिर से अपना नया मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। आज का 11th मॉक टेस्ट फिर से आ चुका है आपके सामने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब दिन बहुत कम रह गए हैं। जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको थॉरोली करते जाओ और अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे को बताइए। तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलिए एक थोड़ी सी बात करनी थी कि पूरा वीडियो आप नहीं देखते हो तो पूरा वीडियो देखा करिए। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने की। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं पर इसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको फिर से आज वही चीज़ बोलूँगा कि इतनी मेहनत करो कि आपके ख़ानदान में किसी ने ना की हो। इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपकी मिसाल दी जाए। मैं बार बार वही चीज़ें बोलूँगा, आपकी मिसाल देनी चाहिए कि उसके लड़के की तरह पढ़ो, पढ़ो तो उसकी तरह पढ़ो कि दिन रात नहीं देखा जिसने। चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इनमें से कौन सी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी जापान, डी थाईलैंड। तो आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं सी जापान। से पूछा गया विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1942 में, 1942 में। आपके ऑप्शंस हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी खिलाफत मूवमेंट या डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया इज। रशिया की नेशनल करेंसी क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए यूरो, बी डॉलर, सी रूबल, डी पेसो। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सी रूबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी साउथ अमेरिका। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सी अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल ट्री जो है उसका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नीम, बी पीपल, सी बनियान या डी मैंगो। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका आंसर है सी बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी। तो आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी इंडियन स्टेट से गुजर के जाता है। तो आपको मैं बता दूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23:1/2 डिग्री नॉर्थ। आपको इसका लैटिट्यूड पूछा जा सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना होता है 23:1/2, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये इसका लैटिट्यूड होता है। तो वही पूछा गया ये लैटिट्यूड कितनी इंडियन स्टेट से होके गुजरता है। तो आपको ये स्टेट्स भी याद होनी चाहिए, पर फिर भी आप मेरे को बताओ कि कितनी होंगी। तो आपके ऑप्शंस हैं A6, B7, C8, D9। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है C8 स्टेट्स। 8 स्टेट से निकल के जाता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो 8 स्टेट्स कौन सी हैं। चलिए क्वेश्चन 8 विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेवी डे इन इंडिया। अब बताइए कि कौन सा डे है जिस दिन हम अपना नेवी डे मनाते हैं।
तो आपके ऑप्शंस हैं ए 4 दिसंबर, बी 15 जनवरी, सी 8 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा किसको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या सीवी रमन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड एट। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो आपसे पूछा गया था यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ए ऑप्शन लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी जिनेवा। तो आप इसका आंसर लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। 11th क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। ऐसे कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम था नेताजी, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते थे। तो आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद या डी लाला लाजपत राय। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, विच टीम वॉन द 2025-26 दुलीप ट्रॉफी। तो 2025-26 की दुलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती। तो आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ जोन, बी सेंट्रल जोन, सी वेस्ट जोन या डी नॉर्थ जोन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है बी सेंट्रल जोन। 13th क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड। कौन सी सिटी में इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है। तो आपके ऑप्शंस है ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी भोपाल। चलो आपको मैं हिंट दे देता हूं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आप मेरे को बता सकते हो अब। चलो मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर है ए अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते किस से लिया गया है। जो जिसका नाम होता है सत्यमेव जयते, हमारा इंडिया का मोटो भी है कि जिसमें सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो ये कहां से लिया गया है। ए ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, बी ऑप्शन है पुराण, सी ऑप्शन है यजुर्वेद, डी ऑप्शन है अथर्ववेद। हमने इसको कहां से लिया है। तो हमने इसको मुंडक उपनिषद से लिया है। क्वेश्चन 15, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। आर्कियोलॉजी होता है कि जो मतलब जमीन से खोद कर पुरानी चीजों को निकालते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ये सारी चीजें जितनी भी खोद के निकाली गई हैं, ये किसने निकाली है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाली है। इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इस स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो उसी विषय के तौर पर पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है गॉर्डन चाइल्ड, बी जॉन मार्शल, सी अलेक्जेंडर कनिंगम या डी मॉर्टिमर व्हीलर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम। 16th है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मैंने लंबी पूछी है, चौड़ी नहीं पूछी। चौड़ी अगर पूछेगा तो वो तो अमेज़न रिवर है। तो लंबी नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस है ए नाइल रिवर, बी अमेज़न रिवर, सी येलो रिवर या डी ब्रह्मपुत्र। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर है ए नाइल रिवर। लंबी सबसे कौन है, नाइल रिवर है। 17th क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमारे किस पार्ट में मिलते हैं हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से पार्ट में हमें मिलते हैं। आपके ऑप्शंस है ए पार्ट 4, बी पार्ट 3,
सी पार्ट 6 या डी पार्ट 9? तो आपका राइट आंसर है इसमें से पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के जब दोनों हाउसेस को बिठाया जाता है, जैसे लोअर हाउस अपर हाउस दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को जब बिठाया जाता है तो उस मीटिंग का हेड कौन होता है, प्रिसाइड कौन करता है? तो आपके ऑप्शंस है ए प्रेसिडेंट, बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या डी प्राइम मिनिस्टर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर है? तो आपके ऑप्शंस है ए रावी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी गंगा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी नर्मदा। नेक्स्ट 20, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? तो आपके ऑप्शंस है ए महावीरा, बी ऋषभ देवा, सी सिद्धार्थ गौतम, या डी दलाई लामा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ गौतम। 21, विच डिवाइस मेयर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम नापते हैं कि एक व्हीकल ने, मतलब एक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो आपके ऑप्शंस है ए ओडोमीटर, बी एक्सेलेरोमीटर, सी स्पीडोमीटर, डी वोल्टमीटर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए ओडोमीटर। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब किसी को मैं बोलता हूँ वो 10 किलोमीटर चलता है तो 10 जो दिया गया नंबर में जो वैल्यू दी होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मतलब मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया हूँ तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ऑप्शंस है ए स्पीड, डी डिस्टेंस, सी वेलोसिटी, डी मास। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने ज़रूरी, एसेंशियल मतलब ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 15, 25। 10 नहीं, यहाँ पे 9 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए। चलिए अब आपको ऑप्शन पता चल ही क्या होगा कि इसका राइट आंसर है 9। तो हमारे कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं? 9। चलिए क्वेश्चन 24, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल? ऐसा कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है? किससे? सॉइल से, मिट्टी से। तो वो आपके ऑप्शन है ए लीव्स, बी फ्लावर्स, सी रूट्स, डी स्टेम। तो आपका राइट आंसर आप लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी सी रूट्स। 25, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज दी? पावर हाउस ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए न्यूक्लियस, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी वैक्यूले। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द मेन गैस इन द सन? सन में मेन गैस कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन, सॉरी। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी हाइड्रोजन। और ये सन में कितने परसेंट होती है? ये लगभग 70 to 74% तक होती है। 70 to 74% तक होती है कौन? हाइड्रोजन। किसमें? सन में। चलिए 27, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लेनेट अर्थ? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मून, बी आर्यभट्टा, सी कल्पना 1, या डी इनसैट। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए मून। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए AU, बी SI, सी CL और डी AG। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है AG।
29 में पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एममीटर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी बैरोमीटर। क्वेश्चन 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। इनमें से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, हमारी हड्डियाँ मजबूत हों तो कौन सा हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी पोटाशियम, सी कैल्शियम, डी जिंक। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी कैल्शियम। क्वेश्चन 31 व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ओम, बी जूल, सी वोल्ट, डी न्यूटन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ए ओम। चलिए क्वेश्चन 32 विच गैस इज़ नोन एज लॉफिंग गैस। इनमें से कौन सी गैस को हम लॉफिंग गैस बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए NH3, बी NH3OH, सी N2O या डी CaCOOH। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको ऑप्शन में कभी नेम से दिया होगा तो आप याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं हम N2O को, N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 33 विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन। तो लेमन में हमें कौन सा एसिड मिलता है। तो आपके ऑप्शंस है ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या डी टार्ट्रिक एसिड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन से कौन सी इनमें से डिजीजेस होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ट्यूबरक्लोसिस, बी इन्फ्लुएंजा, सी मलेरिया, डी कॉलरा। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है सी मलेरिया। तो क्वेश्चन 35 आपसे पूछा गया विच ऑर्गन इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। जॉन्डिस से हमारा कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा शरीर है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा असर होता है। तो आपके ऑप्शंस है ए किडनीज, बी स्प्लीन, सी इंटेस्टाइन या डी लीवर। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है डी लीवर। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 9। दो नंबर्स का सम चलिए निकालते हैं। दो नंबर्स हैं, उनका सम दिया हुआ है कितना। मैं मान लेता हूँ एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 25। सम का मतलब होता है प्लस करना, सम का मतलब क्या होता है प्लस करना। तो मैं ए और बी को प्लस कर लेता हूँ तो आता है 25, और डिफरेंस कितना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो ए माइनस बी कर लेता हूँ तो कितना आता है 9। तो ये मेरे को दिया गया है, पूछ रहा है फाइंड द लार्जर नंबर। उनमें से लार्जर मतलब बड़ा नंबर क्या होगा। तो लार्जर नंबर क्या होगा, a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, इसको नीचे लाइन लगा दो, बड़े आराम से निकालेंगे। b प्लस में भी है माइनस में भी है तो कैंसिल कर दो, कट जाएगा। a और a कितने हो गए 2a, किसके बराबर 25 और 9 कितने होते हैं 34। यहाँ से मैं काट सकता हूँ 2 1 का 2 2 कितने 17 का होता है 34, 2 17 का होता है 34। तो मेरे पास a किसके बराबर आया 17 के। अब मेरे को दिया गया था a प्लस बी किसके बराबर 25 के बराबर। अब मेरे को बताओ 17 में क्या जोड़ूं कि 25 हो जाए। 17 में 8 जोड़ूंगा तो 25 होगा ना। तो a प्लस बी 17 प्लस 8 25। तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। तो मेरे से पूछा था लार्जर नंबर 17 बड़ा 8 बड़ा 17 बड़ा, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं।
क्वेश्चन 37 क्या कहता है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 24 एंड 40। 24 और 40 का मेरे से HCF पूछा गया है। तो देखो दोनों के दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों नंबर मेरे को दिख रहा है 4 के टेबल में आते हैं। चलो मैं 2 से करता हूँ पहले। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 12 का गया 2 2 का 4, 0 साथ में। चलिए फिर से दोनों 2 के टेबल में दिखते हैं। 2 कितने, 6 का 12 होता है, 2 10 का 20। फिर से मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 का 6, 2 5 का 10। यहाँ से देखिए अब 3 और 5 किसी के भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो मेरे पास ये बच गया HCF। तो HCF मैं यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके बता दूंगा। अगर LCM पूछा होता तो इनको भी मल्टीप्लाई करना है, L शेप में मल्टीप्लाई। तो मेरे से HCF पूछा गया तो मैं सिर्फ HCF निकालूंगा। 2 2 का 4, 2 का 8 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ये B ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट मेरे से पूछा गया व्हाट इज 60% ऑफ 120। तो निकालते हैं 60% ऑफ 120। चलिए मेरे से पूछा गया 60% ऑफ 120 इक्वल्स टू, चलिए कोई बात नहीं, 60% का मैंने बताया हुआ है, नीचे आता है 100 ऑफ का होता है मल्टीप्लाई कितना, 120। यहाँ से जो कटता काटो, बीच में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस में काट सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 बचा क्या, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 72। 12 छिके 72। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नहीं समझ आया फिर से देखो, 60 का 60% का नीचे आ गया 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई 120 का 120। तो यहाँ से ज़ीरोस को मैं काट सकता हूँ, बीच में अगर मल्टीप्लाई लिखा हो तो आप क्रॉस में काट सकते हो। तो 0 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 ऊपर कट गया। तो यहाँ से बचा क्या, 6 और 12। 6 और 12 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 72 मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट मेरे से पूछा गया है सॉल्व 18 प्लस, चलिए सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 40 डिवाइड 5 ऑफ 4 माइनस 2। चलिए सॉल्व करने से पहले मैं आपको हर बार बताता हूँ, बॉड मास लिख लिया करो। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म होगी, तो ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। 18 का 18 प्लस 40 का 40 डिवाइड का डिवाइड 5 का 5 ऑफ का ऑफ 4 माइनस 2 आ जाता है 2। तो ब्रैकेट ख़त्म। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर ये भी मल्टीप्लाई है, पर ऑफ डिवीजन से पहले होता है। चलिए हम करते हैं 18 का 18 प्लस 40 का 40 डिवाइड का डिवाइड 5 ऑफ 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 10। उसके बाद होगी डिवीजन, ऑफ हो गया तो यहाँ से 18 का 18 प्लस का प्लस 40 का 40 डिवाइड के अगली टर्म आ जाती है नीचे, तो लिख लिया। यहाँ से हम काट सकते हैं 1 0 1 0, मेरे पास बचा क्या 18 प्लस 4। उसके बाद करेंगे एडिशन, एडिशन में मेरे पास क्या बचा 18 प्लस 4 कितने होते हैं 22। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे को दिया गया सॉल्व फॉर x, x का वैल्यू निकालना है आपने। x का वैल्यू क्या है 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 6। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी चीज़ अगर इधर माइनस की या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 8, क्योंकि माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा 8। यहाँ से आ गया 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 8 कितना होता है 14। यहाँ से आप काट सकते हो, बीच में इक्वल टू है, 2 1 का 2 2 7 का 14। तो मेरे पास आया x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू क्या आई 7। तो वही तो निकालनी थी, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 41 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है इफ़ x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू दे दी है कितनी 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 14।
तो 5x माइनस 14 निकालना है, x की वैल्यू दी हुई है 3। तो चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे 3 डाल देंगे। तो यहाँ से 5 का 5, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये याद रखो बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, x की जगह आ गया 3 माइनस 14। तो बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, ये माइनस मत कर देना पहले। तो 5 3 का कितना हुआ 15 माइनस 14, 15 में से 14 निकला, आया मेरा 1। 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए 42 में चलते हैं, उसके लिए ये पूरा मिटा लेते हैं क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। आपको बोला गया ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। जबकि, वाइल का मतलब जबकि, बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा इफ दे वर्क टुगेदर। इफ दे वर्क टुगेदर का मतलब अगर वो इकट्ठे काम करें। तो मेरे को पूछा गया ए और बी मिल के काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, यही पूछा गया। चलो बड़े प्यार से करते हैं, यहाँ पे लिखे मैंने डेज। तो जिसको टाइम एंड वर्क समझना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है टाइम एंड वर्क की, मेरे ही चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आ सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ इसको किस तरह से करना है। तो आपका 10 और 15 का एलसीएम ही मेरे को क्या देगा यहाँ पर, टोटल वर्क। क्योंकि मेरे पास टोटल वर्क होगा तभी तो मैं बता सकता हूँ कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, इस 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से। 10 और 15 देखो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 2 का 10, 5 3 का 15। एलसीएम क्या हुआ, 5 2 का 10, 10 3 का 30। दूसरा तरीका क्या, 10 और 15 दोनों में से बड़ा कौन, 15 बड़ा है। 15 10 के टेबल में नहीं आता, 15 का टेबल चलाओ। 15 2 का 30, 30 10 के टेबल में आता है तो 30 आ गया एलसीएम। तो मान लो कि इनको 30 चेयर्स बनानी थी, तो 10 दिन में अगर 30 चेयर्स बनती हैं तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी लिखूंगा। एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया गया काम। तो 10 दिन में अगर 30 कुर्सियाँ बनती हैं तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, 3 कुर्सियाँ। और 15 दिन में अगर 30 कुर्सियाँ बनती हैं तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 2 कुर्सियाँ। ये तो ऑब्वियस है। अगर नहीं समझ आता तो 10 कितने का 30, 3 का, 15 कितने का 30, 2 का, तो यहाँ पर रखा 2। अब दोनों मिल जाएं। अब यहाँ पर देखो ए एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5 कुर्सियाँ। अब मैं बता सकता हूँ कितने दिनों में काम खत्म होगा। टोटल कुर्सियाँ बनानी थी कितनी, 30। कितने एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5। तो अगर हर एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाते हैं तो 30 कुर्सियाँ बनाने में कितना समय लगेगा, यही हमारा था। तो डेज किसके बराबर होते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 30 कुर्सियाँ बनानी है। और एफिशिएंसी किसकी, दोनों की मिलके, किसकी, ए और बी की मिलके। कितनी है, दोनों मिलके 5 कुर्सियाँ बनाते हैं, बटे आ गया 5। तो 5 1 का 5, 5 6 का 30, तो कितना है 6 डेज। ये मेरा आंसर। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से देखो, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ही मेरे को देगा कि टोटल काम कितना करना है। तो यहाँ से एलसीएम जैसा ही निकाल लोगे तो 10 कितने का 30, 3 का, 15 कितने का 30, 2 का। तो ए एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो दोनों मिलके 5 कुर्सियाँ बनाते हैं। ए और बी मिल जाएं
तो कितनी देर में काम खत्म होगा, तो डेज किसके बराबर, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो टोटल काम कितना था, 30 कुर्सियां बनानी थी, तो 30 का 30 अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, दोनों की मिल के कितनी थी 5, तो 30 कुर्सियां अगर 5 करके बनाएंगे तो कितने दिन में, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। 43 में बोला गया है इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 70 डिग्री फाइंड द थर्ड एंगल। अगर 2 एंगल्स जो हैं किसी ट्राइंगल के वो कितने हैं, 60 डिग्री और 70 डिग्री, तो बताइए तीसरा एंगल कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है तो मैं बोल सकता हूँ 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री किसके बराबर, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस तीसरा एंगल जो है मैं उसको x ले लेता हूँ किसके बराबर, 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर, 180 के। अब 60 और 70 मिलके कितने हो जाएंगे, 130, या इसको इधर सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल कितना, 60 डिग्री प्लस दूसरा एंगल कितना, 70 डिग्री प्लस तीसरा कितना, x किसके बराबर, 180। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 60 और 70 कितने हो गए, 130 डिग्री किसके बराबर, 130 डिग्री प्लस x किसके बराबर, 180 के बराबर। 130 यहाँ पर प्लस का उधर जाके होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x किसके बराबर, 180 माइनस 130 डिग्री। तो 180 में से 130 निकले तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास बचे 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 एंगल्स का सम कितना है 180, तो 2 एंगल्स को प्लस कर दो, 60 और 70 प्लस होके कितने हो गए 130, तो वो माइनस कर दो 180 में से, तो तीसरा एंगल आ गया, 180 में से 130 निकला तो कौन सा, 50 डिग्री मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मेरे को दिया गया है, जैसे मैं ये सॉल्व कर देता हूँ ऊपर वाला, तो मेरे को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में कि इफ़ a रेशो b इक्वल्स टू 1:2। अब मेरे को दिया गया है a रेशो b किसके बराबर, 1:2 के बराबर, और b रेशो c, जब भी तीनों रेशो को कंबाइन करना है ना, लास्ट में देखो क्या करना है, कंबाइन करना है। a रेशो b दिया हुआ है, फिर आपको b रेशो c दिया हुआ है, लास्ट में तीनों का कंबाइन करके पूछा हुआ है a रेशो b रेशो c क्या होता है। बहुत आसानी से करेंगे, यहाँ पे सीख लो इसका ट्रिक क्या है। a रेशो b दिया हुआ है 1:2, b रेशो c दिया हुआ है 3:5, तो यहाँ पे b के नीचे b तो इधर भी, यहाँ b के नीचे b तो इधर भी b के नीचे b, कितना आया 3:5। अब यहाँ पे नीचे लाइन लगाओ, तो यहाँ पे आया a रेशो b रेशो c जो निकालना है। अब देखो जगह कहाँ खाली है, एक यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पर खाली है, आपने कहाँ देखना है, लेफ्ट और राइट में। तो इसके लेफ्ट में कौन है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, इसके राइट में कौन है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो 3 1 का कितना होता है 3, 3 2 का कितना होता है 6, 5 2 का कितना होता है 10। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, 3:6:10, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 में मेरे को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 मेरे को बोला गया है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल की कितनी है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स एरिया, तो एरिया पूछा हुआ है, एरिया कितना होगा, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है कितना 4, तो लेंथ की जगह डाला 4, इंटू ब्रेथ दिया हुआ है कितना 8,
तो ब्रेथ की जगह डाला 8, 4 8 का कितना होता है 32, ये मेरा आंसर 32। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए 46 पे चलते हैं, और 46 पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। और 46 मेरे को दिया गया है कन्वर्ट, बदलना है किसको? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। अब देखो, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5/18 से। ये याद रखो, याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, और यहीं पर अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। देखो दोनों सेम सेम ही है, यहाँ पे ऊपर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे 18 लिखा हुआ है। देख लो 5/18, 18/5। अब 5 छोटा है, 18 बड़ा है, याद कैसे रखना है? अब किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, जब बड़े को छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई मतलब 5, और छोटे को जब बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई मतलब 18। तो अब यहाँ पर करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मेरे को मीटर पर सेकंड में जाना था, तो बड़े से छोटे में जाना था तो छोटे से मल्टीप्लाई, छोटा क्या था? 5/18। तो चलिए करते हैं। तो 72 का 72, बड़े को छोटे में जाना तो किससे मल्टीप्लाई? छोटा, 5/18। तो यहाँ से 18 1 का 18, 18 4 का होता है 72, 18 चौके 72। तो 5 4 का कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। हो गया कन्वर्ट। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अब क्वेश्चन नंबर 47 मेरे को क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज 300। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना? रुपीज 300, 300 रुपये कॉस्ट प्राइस है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 20%। पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल भी बताया था, पिछला मॉक अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस होता है आपका कि आप कितने प्राइस पर कोई चीज़ लेकर आए हो। खुद को दुकानदार समझो, आप 300 की चीज़ लाए हो, उस पर आपको 20% का फ़ायदा हुआ तो बेचोगे कितने की? तो मैंने लाई 300 की, मल्टीप्लाई पे कितने का फ़ायदा हुआ? 20%। कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें 20% का फ़ायदा हो गया, ये रखा मैंने। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 300 का 300 इंटू 100 प्लस 20 कितना होता है? 120% का नीचे आ गया 100। अब जो कटता है वो काटो, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 12 3 का कितना होता है? 36, 0 साथ में कितना? 360 रुपये। बहुत आसानी से पीछे रिवाइंड करके सीख लो वापस अगर नहीं समझ आया तो। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 360 रुपये। चलिए अब आते हैं 48 पे। 48 पर आते हैं। 48 मेरे को क्या दिया गया है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। तो पहले 6 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है। ऑप्शन, चलो ये ऑप्शन मैंने सम के डाल दिए हैं, सॉरी, ऑप्शन मैंने सम के डाल दिए हैं। तो आपके ऑप्शंस है 3 4 5 और 6। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कल मैंने सम के लिए बताया था, अगर सम निकालना है तो वैसे भी एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन नंबर। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही ट्रिक से बता देता हूँ, एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज निकालना हो किसके? ऑड नंबर्स का, तो जितने नंबर दिए हैं वही उसका एवरेज होता है, ये डी। पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। चलिए, सम क्या? पहले 6 ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो पहला कौन? 1 3 5 7 9 11। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। सबको प्लस करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन में कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। प्लस करो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने? 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितने होते हैं?
36 बटे में 6, तो 6 1 का 6, 6 6 का 36, तो कितना आया 6, मैंने बोला था। तो ट्रिक क्या कहता है, इसको आप याद रखो, ट्रिक कहता है कि कितने मतलब पहले 6 ऑड नंबर्स बोले चाहे 100 ऑड नंबर्स बोले, उनका एवरेज अगर पूछा गया है तो जितने नंबर पूछे हैं वही उसका एवरेज है, ये याद रखो। सम क्या होता है, सम मैंने कल ही बताया था, अगर सम पूछे एवरेज की जगह लिखा हो सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, तो सम के लिए मैंने बताया था ऑड नंबर्स में 6 के लिए पूछा है तो 6 मल्टीप्लाई बाय उसी का नंबर 6, 2 बार मल्टीप्लाई करो। और यहीं पे सम पूछा हो किसका, इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स का अगर सम पूछा जाए तो अगर 6 बोला है तो 6 उसके अगला नंबर क्या होता है 7, तो 7 6 का 42। सम निकालते हैं ऐसे, ये ट्रिक है। सम निकालते हैं ऑड के लिए क्या, अगर 6 बोला है उसी को 2 बार, अगर इवन के लिए बोला है तो 6 मल्टीप्लाई बाय उसका अगला नंबर 7, तो कितना 42। अगर सम पूछा हुआ ऑड का तो वो कितना आएगा 36, वो तो अभी हमने निकाल के भी देखा है। तो अगर सम की जगह पूछे एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं, अगर 6 दिए हुए हैं तो 6 एवरेज किसका, ऑड नंबर्स में। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड 4:5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रेशो 25, तो लिखो 4 रेशो का मतलब होता है डिवाइड बटे 5 इक्वल्स टू जो निकालना है क्वेश्चन मार्क में लिख लो x, तो x बटे ये आ गया 25, बड़े आराम से निकालेंगे। इक्वल टू लिखा हुआ है तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, सॉरी। 5 1 का 5, 5 5 का 25, तो यहाँ से ये 5 जो डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो 4 बचा इक्वल्स टू x अपॉन 5, यही बचा ना, तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 5 का कितना 20 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब आपको बोला गया फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, कई बार सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है, बस ऐसा ये देख लो कि एक आधा कोई सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आता, बाकी इतना नहीं। तो आपको बोला गया 2 6 12 20, तो अगला क्या होगा, डिफरेंस देखो, 2 में क्या जोड़ लूँ कि 6 हो जाए 4, 6 में क्या जोड़ लूँ कि 12 हो जाए 6, और 12 में क्या जोड़ लूँ कि 20 हो जाए 8, तो अगला क्या होगा 4 6 8, अगला क्या होगा 10 जोड़ो, 20 में 10 जोड़ा कितना बचा 30, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। वहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है मॉक टेस्ट नंबर 11। तो आपने यहीं से मेहनत करनी है और अपना घर वालों का नाम रोशन करना है, उनको गर्व महसूस करवाना आपकी जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेदारी बनेगी तभी आप कुछ करोगे, ठीक है, जिम्मेवारी समझ के कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो यही जो दिन है इन्हीं में दिन रात एक कर लो, जो भी है बस अपना तन मन सब लगा लो और यही 4 दिन में जो भी है वो कर दो। अगर ये 4 दिन आपके हाथ से निकल गए तो आप पछताते रहोगे 1 साल पूरा। तो इस चीज़ को पछताने से अच्छा आप इसके लिए लड़ते रहो, झगड़ते रहो और ज़िद बना लो कि हाँ मेरे को भर्ती होना है, तो आप ज़रूर भर्ती होगे। आज का वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।